लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। कि अगर आपकी कंपनी ने कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब एसेट फॉर योर एंटिटी एंड इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपकी एंटिटी के लिए एसेट है और दूसरी एंटिटी के लिए इक्विटी या लायबिलिटी है, तो उसको हम फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। दैट मींस कि अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स बाय किए हैं, तो वो हमारे लिए एसेट है, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट है। उसमें हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट हो, फिक्स डिविडेंड हो या फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड हो, तो हमारे पास राइट है। इसको हमने देखा था कि एक हम करते हैं इसको एज डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि हमारे लिए एसेट है और सामने वाली एंटिटी के लिए लायबिलिटी है। तो इसको हम तीन में से किसी एक चीज पे रख सकते हैं। या तो हम इसको रखेंगे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे, या फिर हम इसको रखेंगे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, या फिर हम इसको रखेंगे एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। लेकिन इन तीनों में से किस पे रखना है, क्या ये हमारा फैसला होगा या नहीं? तो हमने यहां पे कुछ चीजें देखी थी कि अगर आपने कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिंग के मकसद से लिए हैं, ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन, जब आपको लगता है कि मुझे इस पे प्रॉफिट होगा, हमारी कंपनी इसको बेच देगी, तो क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंजेस रियलाइज करने का आपका बखूबी इंटेंशन है, तो हम उसको रखेंगे एफईटीपीएल पे। अगर आपने मना कर दिया कि ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदे, तो अगला हमसे पूछा गया कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, जिसमें हमें यह दिखाना था कि उस इंस्ट्रूमेंट में से हासिल होने वाले कैश फ्लोस सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रिंसिपल और उस इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ही है, उस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ही है, उसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। अगर ये मॉडल पास हो गया, तो अगला अगला मॉडल था बिजनेस मॉडल टेस्ट। उसमें दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगी और उससे पहले कभी भी इसको मार्केट में बेच के रियलाइज नहीं करेगी। अगर वो बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ी भी हुई है, अगर वो डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ी भी हुई है, तो भी हमारी कंपनी की कोई नियत नहीं होगी कि उनको बेच के हम प्रॉफिट कमाएं। अगर ऐसी नियत आपने की हुई है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया हुआ है, तो ये जाएगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड भी करते हैं और कभी कभी इसको बेच के रियलाइज भी करते हैं, तो ये आ जाएगा एफईटी ओसीआई पे। और अगर आप इसको बेचते ही हैं, होल्ड करने का सवाल ही नहीं उठता, तो ऐसे केस में ये जाएगा एफईटीपीएल पे। ओके, एक क्वेश्चन हमने ट्राई किया था लास्ट क्लास में, एंड वील कंटिन्यू विद दैट। क्विकली इसको रिकॉल कर लेते हैं। इट वाज स्पैरो लिमिटेड acquired 6,000, 1,000, 10% bonds। ये हमने पढ़ा था कि कोई भी अमाउंट जो इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखा हुआ होगा वो उसकी पार वैल्यू होगी, और जो परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी हुई होगी वो उसका कूपन इंटरेस्ट होगा। ऑफ मकाव लिमिटेड एट पार वैल्यू, पेड रुपीज 30,000 रुपीज ब्रोकरेज फीस। ओके, हमने क्या पढ़ा था इनिशियल मेजरमेंट में कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी इनिशियली अपनी फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगी और उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस कैपिटलाइज किए जाएंगे,
अगर वो FVTPL पे नहीं है तो, अगर FVTPL पे होगा तो ट्रांजैक्शन चार्जेस कैपिटलाइज नहीं होंगी। Bonds are redeemable after 3 years at 1,40,258 rupees premium and its effective interest is 10.5%. Fair value of bonds each year end. ये हमने इग्नोर किया था अभी, क्योंकि हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखें। सो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया कि अभी इसकी जो वैल्यू है वो 6 मिलियन है, जिसपे कुपन हमेशा पार पे लगेगा। तो 6 मिलियन का 10% 600,000 ये आपको मिलेगा, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने इसमें प्लस कर दी, ये बन गया 6 मिलियन 30,000 रुपीस। रिडीम होगा 6 मिलियन 140,258 पे। हम इसको अमोर्टाइज करते आए, तो पहले साल हमने इस पे इंटरेस्ट इनकम अर्न की 10.5%, 6,33,150, जबकि हमें पैसे जो मिले वो सिर्फ और सिर्फ 600,000 थे। यूं हम इसको अमोर्टाइज करते आए, और 3 साल के बाद ये अपनी रिडेम्पशन वैल्यू पे पहुंच गया। हर साल हम डेबिट करते आए जो हमें कैश मिल रहा है इंटरेस्ट, क्रेडिट करते आए इफेक्टिव इंटरेस्ट जो हमारे प्रॉफिट लॉस में इनकम बनेगा, और बाकी जो डिफरेंस था वो हमारे एसेट की वैल्यू में ऐड होता जा रहा था। और आखिर में जब हमने रिडीम करवाया तो पैसे हमने डेबिट कर दिए और फाइनेंशियल एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया। ये इसकी ट्रीटमेंट थी फॉर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। दूसरा इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप इसको FVT OCI पे रखें। So what actually FVT OCI is? इसके अंदर हम फाइनेंशियल एसेट को रीवैल्यू करते हैं, और जो भी इसकी मार्केट वैल्यू चल रही होती है हम उस पे दिखाते हैं, और फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस आएंगे वो हम प्रॉफिट लॉस में नहीं भेजेंगे, वो हम भेजेंगे इक्विटी में। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कोट करता आया हूं कि जिस तरह IAS 16 में हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं, तो उसमें हम फेयर वैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें जब भी गेन होता है वो गेन हम इक्विटी में रिपोर्ट करते हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस में। लेकिन वो हमारे सुख का साथी है। अगर दुख होता है, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, अगर लॉस है, तो फिर इक्विटी हमारा साथ नहीं देती, फिर हम उसको प्रॉफिट लॉस में ही रिपोर्ट करते हैं। तो नुकसान होगा तो दिखाना पड़ेगा, फायदा होगा तो नहीं दिखाना। जबकि FVT OCI आपके दुख सुख का साथी है। अगर आपको गेन होगा तो भी इक्विटी में जाएगा, अगर लॉस होगा तो भी इक्विटी में जाएगा। लेकिन ये गेन या लॉस किस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा उसका तरीकेकार देख लेते हैं। इसमें भी अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, हम रखेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस, फाइनेंस इनकम रखेंगे, कूपन रखेंगे, और देखेंगे कि हमारे हिसाब से इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद देखेंगे फेयर वैल्यू चेंज कितना आ रहा है, और हम उसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे। क्वाइट सिमिलर टू अमोर्टाइज, सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि हम इसको साल के आखिर पे रिवैल्यू कर देंगे। ओके, क्योंकि ये FVT OCI है, FVTPL नहीं है, तो हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। सिर्फ FVTPL की सूरत में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करते। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 6 मिलियन
ऐड करने के बाद इट इज 6,30,000। इफेक्टिव इंटरेस्ट है 10.5%, जो कि हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके थे 6,33,150। इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट यहां कॉपी पेस्ट करेंगे। कूपन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि आपको हर साल 6 लाख का ही मिलेगा। सो ओपनिंग बैलेंस था 6,30,000, उसमें प्लस किए 6,33,150 और माइनस किए 600,000, ऊपर हम कर चुके हैं। इसका आंसर आया था 6,63,150। ये हो गया कॉपी पेस्ट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि पहले साल के आखिर में बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू 6,70,000 है। हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही है 6,63,000, जबकि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? $6,70,000। अच्छा, अब डिफरेंस देखें कि अब इसकी वैल्यू है 6,70,000, जबकि हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही थी 6,63,150। 6,63,150, तो 6,850 से आपकी वैल्यू बढ़ी है। ये आपको हुआ गेन। अच्छा, अब पहले साल में एक तो आप डेबिट करेंगे जो इंटरेस्ट आपको मिला है। इंटरेस्ट हमें मिला है 6 लाख का। क्रेडिट करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट जो हमने कमाया है। हमने कमाया है 6,33,150। दोनों में डिफरेंस है 33,150 का। ये दर हकीकत हमारा इंटरेस्ट प्रीमियम के सूरत में जमा हो रहा है, क्योंकि 3 साल के बाद हमें हमारे 60 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि 140,258 एक्स्ट्रा मिलेंगे। बेसिकली कोई एक्स्ट्रा का सीन नहीं होता। मैं आपको कुछ इंटरेस्ट दिए जा रहा हूं, सिंपल। आपने बचपन में पढ़ा है, इनफैक्ट फाइनेंस में अभी भी पढ़ा होगा कि दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल में क्या होता है कि हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। तो अगर आपका प्रिंसिपल ही मेरे पास मौजूद होगा, इंटरेस्ट जो भी लग रहा है आप मुझसे लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट पे करता जाऊंगा। उसको हम कहते हैं सिंपल। जबकि दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल मेरे पास मौजूद है, उस पे इंटरेस्ट आपने कमाया, लेकिन इंटरेस्ट आप विड्रॉ नहीं करते, वो इंटरेस्ट भी आप मेरे पास छोड़ देते हैं। जब वो इंटरेस्ट आप मेरे पास छोड़ते हैं, तो मैं आपको आपके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे इंटरेस्ट देता हूं, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे दो गेम्स हैं। आपका इंटरेस्ट बन रहा है 6,33,150 का, जिसमें से 6 लाख सिंपल है, वो मैं आपको दे रहा हूं। बाकी 33,150 मैं आपका अपने पास रख रहा हूं और कंपाउंड करूंगा। आइंदा मैं आपको इंटरेस्ट इसी पे दूंगा। तो मैंने 33,150 फाइनेंशियल एसेट में रख दिया।
और आइंदा आने वाले सालों में मैं आपको 33,150 पे भी इंटरेस्ट पे किया करूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 6850 से हमारे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू भी बढ़ी है। फिर हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 6850 से, और क्रेडिट करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बाय 6850। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट पहले 6 लाख पे था, सॉरी 6 मिलियन पे था, 6,30,000 पे था, उसमें 33,150 का इंटरेस्ट हुआ और 6850 की फेयर वैल्यू चेंज हो गई। तो साल के आखिर में हम इसको रिपोर्ट करेंगे 6,70,000 पे। तो बीडी बैलेंस बनेगा 6,70,000। लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट जो हम लेंगे वो ऊपर से कॉपी पेस्ट करेंगे। दूसरे साल का देखिए हमारा इंटरेस्ट क्या था, 6,36,631। ये हमने सेम कॉपी किया, जबकि इसमें से इंटरेस्ट हमें मिलेगा कितना, 6 लाख। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 6,70,000 प्लस इफेक्टिव एलिमेंट कितना है, 636,631 माइनस कूपन हमें कितना मिलेगा, 6 लाख। तो हमारे हिसाब से इसका सीडी बैलेंस आ रहा है 6,106,631। ये हमारे हिसाब से बन रही है इसकी कैरिंग वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो सेकेंड ईयर पे इसकी फेयर वैल्यू है 6,95,000। अब हमारे हिसाब से वैल्यू बन रही है 61,06,631, लेकिन कैरिंग इसकी फेयर वैल्यू कितनी आ गई है, 60,95,000। तो डिफरेंस कितना है, 60,95,000। इससे आपकी वैल्यू 11,631 रुपए गिर गई है। फेयर वैल्यू पे आपको हुआ है लॉस। तो दूसरे साल सेम केस रिपीट होगा, डेबिट करेंगे हम कैश और बैंक, जितना इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है 6 लाख का, क्रेडिट हम करेंगे इंटरेस्ट इनकम जो इफेक्टिव रहा है 636,631, और बाकी जो इंटरेस्ट हमें नहीं मिला वो कंपाउंड हो गया। तो हमारे हिसाब से बॉन्ड पहुंच गया 61,06,631 पे, लेकिन 11,631 रुपए का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो आप क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट को 11,631, और डेबिट करेंगे जो नुकसान है वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा
फायदा होगा तो भी ओसीआई में जाएगा, लॉस होगा तो भी ओसीआई में जाएगा। तीसरा साल बीडी बैलेंस जो पिछले साल की फेयर वैल्यू है, $6,95,000। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, दैट इज 6,40,477। इसमें से मिलेंगे हमें फिलहाल 6 लाख रुपए। तो हमारे बॉन्ड की फेयर वैल्यू ओपनिंग थी 6,95,000 प्लस 6,40,477 का इंटरेस्ट अर्न किया, माइनस 600,000 का इंटरेस्ट मिल गया। फिर बाकी इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई 61,35,477। ये हमारे हिसाब से इसकी बनी फेयर हमारी कैरिंग वैल्यू। जबकि साल के आखिर में क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी वैल्यू है 61,40,258। तो आपके हिसाब से वैल्यू ये बन रही थी, लेकिन वैल्यू हो गई 61,40,258। 4,781 का आपको फायदा हो गया। और ये आपको बॉन्ड वैल्यूएशन में अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इस एरिया को आपने देखा होगा कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू सिर्फ मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से होती है, लेकिन बाय द एंड जब रिडीम होने का टाइम आता है तो उसकी रिडेम्पशन वैल्यू और फेयर वैल्यू हमेशा बराबर ही हो जाती है। तो इसमें आप उसकी फेयर वैल्यू देख सकते हैं ठीक उतनी ही है जितनी कि उसकी पार प्लस रिडेम्पशन वैल्यू है, प्रीमियम है। तो ये ट्रीटमेंट हम करेंगे फॉर FVTOCI, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हम इफेक्टिव इंटरेस्ट वही रखते आएंगे जो हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हर साल के आखिर में हम अपने इंस्ट्रूमेंट को रिवैल्यू करते आएंगे और रिवैल्यू करने पे जो भी गेन या लॉस होगा वो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भेजते आएंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल यही था कि सर वो अपने क्या कहते हैं, आपने ये कहा था ना कि जो इनकम जो होती है जो जिससे डिफरेंस आ रहा था उसके ऊपर भी आपके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। सर वो वाला पॉइंट थोड़ा रिपीट कीजिएगा जिसमें आपने कहा था कि जो डिफरेंस आ रहा है जैसे कि 6,850 आया था तो आपने कहा इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगे, वो समझाएगा प्लीज। ठीक है, देखिए आपने इससे पहले पढ़े हुए हैं दो तरह के इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल, एक होता है कूपन। सिंपल में क्या होता, मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट की अगर 60 लाख रुपए की, तो मैं आपको इस पे अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट देता हूं तो दैट मीन्स कि हर साल मैं आपको 6 लाख का इंटरेस्ट ही दूंगा। तो मिसाल पहला साल 2018 था, आपने 60 लाख मुझे दिए, 2018 के 6 लाख रुपए आपके बनते हैं, मैंने आपके लिए रख दिए कि भाई जब भी आपको चाहिए आप ले जाना मुझसे, लेकिन आप नहीं लेते हैं। कोई इशू नहीं है, आप मुझसे बेशक ना लें, लेकिन माजरत के साथ मैं आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। तो अगर आप पूरा साल मुझसे 6 लाख रुपए नहीं भी उठाते तो भी अगले साल मैं आपको फिर 60 लाख का 10% 6 लाख ही दूंगा।
तो आप कहेंगे यार सर मेरे पुराने 6 लाख भी तो आपके पास पड़े हैं। मैं कहता हूँ वो 6 लाख भी पड़े हैं और 2019 के 6 लाख भी ड्यू हो चुके हैं। आपके 12 लाख रुपए ये और 60 लाख रुपए वो मेरे पास मौजूद है। लेकिन ये 6 लाख और 12 लाख जो आपके इंटरेस्ट की मद में बने हैं, उस पे मैं आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल ही पे करूंगा। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ा है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है उसको हम सादा जुबान में समझते ही ये है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं आपको हर साल पैसे इंटरेस्ट की सूरत में पे नहीं करता, तो इन दैट केस आपके 60 लाख और प्लस 6 लाख जो इंटरेस्ट है, मैं उन दोनों पे आपको पे करूंगा। सो पहले साल का इंटरेस्ट बनेगा ये, दूसरे साल में आपको 60 लाख का प्रिंसिपल और 6 लाख का इंटरेस्ट, उस पे मिला के आपको इंटरेस्ट कंपाउंड करूंगा और अगले साल जो मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा वो 6,60,000 होगा फॉर सेकेंड ईयर। ये हमने अब तक चीजें पढ़ी हुई हैं, एक इन केस ऑफ सिंपल और दूसरा इन केस ऑफ कंपाउंड। लेकिन मैंने यहां पे गेम क्या किया कि आज आप इन्वेस्ट करें जो मेरे बॉन्ड्स की पार वैल्यू है, यानी वो आपका प्रिंसिपल बना, और मैं आपको रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करूंगा। मिसाल, आप मुझे आज देंगे 60 लाख रुपए, तो मैं आपको 3 साल के बाद इस पे दूंगा 61,40,258। तो आप यकीनन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर फिर क्या आप मुझे 3 साल का इंटरेस्ट नहीं देंगे? मैं कहता नहीं, कैसी बातें करते हो, इंटरेस्ट तो मैं आपको दूंगा। मैं आपको हर साल सिंपल इंटरेस्ट पे करूंगा 6 लाख रुपए का। तो आप कहेंगे सर आप तो कमाल है, आप तो सिंपल भी दे रहे हैं, कंपाउंड भी दे रहे हैं। तो मैं बेसिकली आपको दे रहा हूं 10% इंटरेस्ट, जबकि लेट्स से फॉर इंस्टेंस मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 10.5%। अब मेरा गेम समझना, आपने मुझे पैसे कितने दिए थे? आपने मुझे दिए थे 60 लाख रुपए, तो और उस पे मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 10.5%। तो मैं क्या करता हूं, आपके 60 लाख पे बनते हैं 10.5%, 6,30,000, यानी आपका जो रिटर्न मेरे पास बनता है वो 6,30,000 बनता है। लेकिन मैं आपको देता इसमें से कितना हूं? सिर्फ 6 लाख। ये 30,000 बेसिकली आप ही की अमानत है ना। मैंने आपको देने तो 6,30,000 थे, लेकिन आपको मैंने दिए कितने? 6 लाख। वो 30,000 रुपए मैंने आपके रोक लिए अपने पास। तो अब आपके 60 लाख रुपए का प्रिंसिपल और 3 लाख रुपए का, सॉरी 30,000 रुपए का एक इंटरेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। अब अगले साल मैं आपको इंटरेस्ट किस पे दूंगा? 60 लाख, 30,000 का 10.5%। अब बना 6,33,150। लेकिन एज पर कमिटमेंट मैं आपको दूंगा 6 लाख ही। पहले ही 30,000 मैंने आपके रोके थे, फिर 33,150 मजीद मैंने आपके रोक लिए। तो आप टोटल देखो, मैंने आपके 63,150 रोक लिए हैं। 60 लाख वो और 63,150 मैंने आपके सूद के मद में रोके हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं।
जहां आपका इंटरेस्ट मेरे ऊपर बन रहा है 6,30,000 रुपए का, मैं आपको 6 लाख रुपए देके फारिग कर रहा हूं, लेकिन जो 30,000 रुपए मैंने आपके रोक लिए और 33,150 रुपए रोक लिए, ये जो इजाफी इंटरेस्ट है, ये सब जुड़ के आखिर में बेसिकली प्रीमियम के नाम पे मैं आपका जो विदहोल्ड किया मैंने इंटरेस्ट, वो मैं आपको प्रीमियम के नाम पे करूंगा। आप खुश हो जाएंगे कि मैंने 60 लाख रुपए दिए थे और मुझे 1,40,260 रुपए बढ़ के मिले। भाई आप ही के थे, भाई आप ही के थे। मैंने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, मैंने कोई बढ़ा के नहीं दिए हैं। मैंने सिर्फ आपसे गेम ये किया कि मैंने एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो दो चीजें रखी। एक मैंने कंपाउंड एलिमेंट रखा, एक मैंने सिंपल एलिमेंट रखा। अच्छा, अब आप यहां का गेम देख लें। हम अगर इन सबको टोटल करते हैं कि आपका इंटरेस्ट मेरे ऊपर बना कितना है, तो 633,150 प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट आपका बना था 636,631, तीसरे साल का आपका इंटरेस्ट मेरे पास बना है 640,477। तो आपके पैसे बने 19,10,258। लेकिन मैंने आपको दिए कितने? 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। आपके बनते थे 19,10,258। मैंने आपको 18 लाख देके खुश कर दिया। मैंने आपके 1,10,258 रुपए रोक दिए। एक लाख 10,258। अब इसमें आपने बेसिकली ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्लस की थी 30,000 रुपीज की। तो अगर इसमें 30,000 प्लस करते हैं 140,258, ये आपका प्रीमियम है। आप खुश हो रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी पैसे मिल रहे हैं। भाई खुश होने की जरूरत नहीं है, आप ही के पैसे हैं। मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट के नाम पर कूपन कम दे रहा हूं और बाकी एलिमेंट कंपाउंड करके आपको प्रीमियम के नाम पे बढ़ा के दे रहा हूं। आप खुश हो रहे हैं कि मैंने दिए 60 लाख, मुझे मिले 61,40,000। आई रिपीट, भाई आप ही के हैं। कोई प्रीमियम प्रीमियम अपनी जेब से नहीं दे रहा। ना इश्यूअर बेवकूफ होगा, ना इन्वेस्टर बेवकूफ होगा। इन्वेस्टर आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न ऑफर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाने का तरीका है कि आप मुझे कब पैसे देंगे, मैं आपको वहां पे भी बढ़ा के दूंगा और इंटरेस्ट भी दूंगा। तो मैं आपको दो दो रिटर्न्स दे रहा हूं। दो दो रिटर्न्स नहीं है। मार्केट इंटरेस्ट का एक हिस्सा मैं आपको सिंपल करके दे रहा हूं, एक हिस्सा मैं आपको कंपाउंड करके दे रहा हूं। ओके, सो मुस्तफा, आपका क्वेश्चन है कि हमने एंट्रीज हम रिपीट करें। ईयर 3 की एंट्री बेसिकली हमने बनाई नहीं है, लेकिन अगर तीनों सालों की रिपीट करनी तो हम देख लेते हैं। देखो, आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ये 633,150, 636,631, 640,477, जिसमें से 6-6 लाख मैं आपको दिए जा रहा हूं और बाकी इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा नहीं हूं। तो अगर आप तीसरे साल की एंट्री बनाना चाहें तो डेबिट करेंगे कैश और बैंक उस अमाउंट से जो कि आपको मिलेगा। आपको मिलेंगे 6 लाख। क्रेडिट करेंगे जितना आपका बेसिकली रिटर्न बनता है मार्केट के हिसाब से, वो बनता है 6,40,477। दोनों में डिफरेंस है 40,477 का। ये आप ऐड कर देंगे फाइनेंशियल एसेट में।
ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट 6,135,477 पे पहुंच जाएगा, लेकिन फिर आपको 4781 का फायदा हुआ है, तो आप डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 4,781 एंड क्रेडिट करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 4,781 से। ये तीसरे साल की एंट्री बनेगी। तो हर साल एक आप इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं और दूसरा आप फेयर वैल्यू की एंट्री कर रहे हैं, लेकिन फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस होंगे वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे, ना कि प्रॉफिट और लॉस। यस, फर्दर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। फेयर, सो तीसरी रिक्वायरमेंट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। हम इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे फेयर वैल्यू पे और उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो प्रॉफिट और लॉस में रिपोर्ट किए जाएंगे। पहला रूल कि इनिशियल मेजरमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की जाएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की सूरत में और एफईटी ओसीआई की सूरत में कैपिटलाइज की जाएंगी। तो इस केस में आप छूटते के साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस कर देंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने बियर की थी 30,000 की, जो कि हमने ब्रोकरेज पे की थी। दैट मीन्स कि इस फाइनेंशियल एसेट को हम सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस नहीं करेंगे। तो इसको हमने खरीदा था 6 मिलियन का, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो 6 मिलियन है। अच्छा, अब इसमें हम इसमें इफेक्टिव का कोई भी गेम नहीं होगा। सिर्फ जो आपको कूपन मिलेगा उसको आप अपनी इंटरेस्ट इनकम मानेंगे। तो पहला साल आपके बॉन्ड की ओपनिंग वैल्यू है 6 मिलियन। इस पे आप इंटरेस्ट इनकम भी दिखाएंगे 6 लाख की और रिसीव भी करेंगे 6 लाख, और आपके बॉन्ड की वैल्यू 6 मिलियन ही रहेगी। लेकिन पहले साल के आखिर में इसकी मार्केट वैल्यू है 6,70,000। तो 6 मिलियन से 70,000 का फेयर वैल्यू गेन
और ये बन जाएगा उसका कैरिंग अमाउंट। ओके, अब देखो पहले साल आप क्या करेंगे, सिंपल है। पहले साल आपने डेबिट किया कैश और बैंक, आपको पैसे मिले 6 लाख, और क्रेडिट किया इंटरेस्ट इनकम को 6 लाख। इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट का कोई भी गेम नहीं होगा। दूसरा, 6 मिलियन वाली चीज 6,70,000 की हो गई, तो डेबिट आपने किया फाइनेंशियल एसेट, 70,000 का गेन है, और ये गेन हम डायरेक्टली भेज देंगे प्रॉफिट और लॉस में। ये तो एंट्री हम हर साल करेंगे, जबकि ये वाली एंट्री हम करेंगे पहले साल। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस कितना बना, 6,70,000, लेकिन कूपन इंटरेस्ट अर्न भी 6 लाख का होगा, मिलेगा भी 6 लाख का। आपका फाइनेंशियल एसेट 6,70,000 पे ही रहेगा, लेकिन दूसरे साल इसकी फेयर वैल्यू हो गई है 6,95,000। तो 70,000 की चीज अगर 95 की हो जाए, तो 25,000 का फर्दर गेन हमें होता है। इस इंटरेस्ट वाली एंट्री तो सेम करेंगे, जबकि इसमें अमाउंट्स हम चेंज करेंगे। फिर फायदा हुआ है, तो फाइनेंशियल एसेट बढ़ा, डेबिट हुआ 25,000 से, और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हुआ 25,000 से। ये बना ईयर 2। फिर तीसरा साल, इंस्ट्रूमेंट की ओपनिंग वैल्यू तो 6,90,000 है, लेकिन कमाएंगे भी 6 लाख, मिलेंगे भी 6 लाख। तो तीसरे साल के आखिर में हमारे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होनी चाहिए 6,95,000 कैरिंग वैल्यू, जबकि वैल्यू है फेयर वैल्यू 6,140,258। अब कितना फायदा हो गया, 45,258 का। ये सब तो सेम होगा पहला वाला, और इसमें अमाउंट चेंज करेंगे। फिर फायदा हुआ है, फाइनेंशियल से डेबिट किया 45,258 से, और क्रेडिट किया प्रॉफिट और लॉस ईयर 3 में बाय द सेम अमाउंट। तो 3 साल के बाद उसकी फेयर वैल्यू 6,140,258 है, वही उसकी रिडेम्पशन वैल्यू है। जब आप रिडीम करवाओगे तो डेबिट करेंगे कैश बाय सेम अमाउंट, क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट बाय सेम अमाउंट। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर FVTPL।
एफईटीपीएल में इफेक्टिव इंटरेस्ट का कोई भी गेम नहीं होगा, सिर्फ कूपन का गेम होगा। किसी को कंफ्यूजन्स या क्यूरीज हो तो पूछ लें। ओके, सो वी आर डन विद द ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को हम तीन तरह से रख सकते हैं, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, या एफईटीओसीआई पे, या एफईटीपीएल पे। लेकिन अगर आपके पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आपने किसी दूसरी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, तो उसको हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे तो रख ही नहीं सकते। या तो उसको रखेंगे एफईटीपीएल पे, या तो उसको रखेंगे एफईटीओसीआई पे। क्योंकि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या प्रॉमिस्ड कैश फ्लोज नहीं है, तो ना तो इसमें कूपन इंटरेस्ट आएगा, ना तो इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा। शेयर्स को हम रखते जाएंगे फेयर वैल्यू पे। चेंजेस या तो प्रॉफिट लॉस में जाएंगी या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगी। बाकी इन पे डिविडेंड जो भी मिलेगा वो डिविडेंड सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में भेजा जाएगा। ओके, सिंस वी आर डन विद फाइनेंशियल एसेट, अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी को। फाइनेंशियल लायबिलिटी नॉर्मली आती है एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, या एट टाइम्स ये आती है एफईटीपीएल पे। एफईटीपीएल पे नॉर्मली वो लायबिलिटीज आएंगी जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होंगी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, बिकॉज मुझे इसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। प्लस मुझे आपको डेरिवेटिव्स और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की श्योर करनी पड़ेगी, जो कि आई एम नॉट सर्टेन कि आप लोगों को पता है या नहीं है। जोएब कुछ कहना चाह रहे हो? उस हैं या फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमने डेरिवेटिव्स यूज करने होते हैं, और डेरिवेटिव्स को हम नॉर्मली एफईटीपी, लिहाजा हम सिर्फ अपने मकसद पे फोकस करते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अच्छा, पहली बात अब आप याद रखेंगे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी। इनिशियली हम अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे उसकी फेयर वैल्यू पे, और उसमें से माइनस करेंगे उसकी इश्यूएंस कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जिस तरह फाइनेंशियल एसेट की सूरत में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं, यानी प्लस करते हैं,
फाइनेंशियल लायबिलिटी की सूरत में हम ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे, लेकिन अगर लायबिलिटी एफईटीपीएल पे होगी तो ऐसा कोई गेम नहीं होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं की जाएगी। तो ये बात याद रहेगी कि लायबिलिटी के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होगी और एसेट के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस होगी। ओके, इट सेज पेलिकन लिमिटेड इशूड, ठीक है, बाय नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, इशू किए हैं 10,000 ₹100। 100 रुपीज क्या कहलाएगा? वो वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी हुई हो, उसको हम कहेंगे पार वैल्यू। एंड व्हाट इज 7.5%? जो वैल्यू, जो परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी हुई हो, उसको हम कहेंगे कूपन इंटरेस्ट। एंड कूपन इंटरेस्ट इज ऑलवेज सिंपल, अप्लाइड ऑन पार। On 1st October 2016 with 4 years maturity, Pelican incurred 166,000 issuance cost for printing of bonds and intermediary commissions. डेफिनेटली ये बॉन्ड्स को हम अपने सादा प्रिंटर से तो कंट्रोल पी नहीं मारते, इसके सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, प्लस जिस एसीसीपी की रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी होती हैं, और कोई ब्रोकरेज हाउस होगा या कोई बैंक्स होंगी जिनके थ्रू आप पब्लिक को रीच करेंगे, जिसकी हम अंडरराइटिंग चार्जेस पे करते हैं, ये तमाम तर इखराजात कंपनी ने पे किए और 1,66,000 रुपए का हमारा खर्चा है। Bonds are redeemable at par and effective interest is 8% per annum. We are supposed to show the impact on financial statements. Okay, पहला ये देखते हैं कि हम इस लायबिलिटी को इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड करेंगे। हमने फंड्स रेज कितने किए हैं? 10,000 बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं, 100 रुपए का एक। हमें कितने पैसे मिले होंगे? million rupees। इसमें हमारी फिर इश्यूएंस कॉस्ट है 1,66,000 रुपीज, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो हम ये चार्जेस माइनस कर देंगे। हमारी लायबिलिटी आ जाएगी 8,34,000 पे। तो लायबिलिटी को हम शो करेंगे 834 पे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें इस पे हर साल कूपन इंटरेस्ट पे कितना करना है। क्योंकि इसकी पार वैल्यू 1 मिलियन है, और आपका कूपन इंटरेस्ट है 7.5%। तो ये बनेगा 75,000 रुपए।
ठीक है, ओके, एक सेकेंड। स्क्रीन मैंने ऑफ की हुई है, टेंशन नहीं लेना कि बंद हो गई। ओके, मुझे एक इसमें मिस्टेक बेसिकली ये लग रही है, शायद मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। इसको अगर आप 1,16,600 कर दें, क्योंकि 1,66,000 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बैलेंस बड़ा आउट आ रहा है। $16,600, तो 1 मिलियन में से सर 9,83,400 9,83,400। 400 ठीक है, ओके, और इफेक्टिव कूपन इंटरेस्ट बन रहा है 75,000 रुपीज। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज के हम ब्रॉड डाउन बैलेंस रखेंगे लायबिलिटी का। पहले साल 9,83,400, और इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन में बताया गया है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो 9,83,400 का हम कैलकुलेट करेंगे 8%। मुझे लाइन एक्चुअली एक ज्यादा चाहिए होगा। पहला साल ओपनिंग बैलेंस हम रख रहे हैं 9,83,400, इसका 8% कितना बन रहा है? सर 78,672 670। 78,672 ओके, सो पहले साल हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 78,672, जबकि हम पे कितना करेंगे कूपन 75,000। तो ओपनिंग है 9,83,400 प्लस 78,672 माइनस इसमें से हम पे करेंगे 75,000। तो एक साल के बाद हमारी लायबिलिटी आएगी 987,072। ओके, तो इस साल में हम एंट्री क्या करेंगे? पहले साल में, हर साल हम एंट्री क्या करते जाएंगे, डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, जो इफेक्टिव एलिमेंट है। पहले साल में इफेक्टिव एलिमेंट है 78,672। क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक, वो अमाउंट जो हम पे करेंगे, और बाकी हम अपनी
फाइनेंशियल लायबिलिटी में प्लस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस है 3672। तो आप देख सकते हैं हमारी ओपनिंग लायबिलिटी थी 983400 प्लस उसमें हम करेंगे 3672 हमारी लायबिलिटी 9,87,072 पे आ जाएगी। ये आ गया 9,87,072। ये हो गया पहला साल। दूसरा साल बीडी बैलेंस बनेगा 9,87,072। इसका 8% कितना बन रहा है? सर 78,965.7। 966 कर लेते हैं। पे हम करेंगे 75,000। सो ओपनिंग बैलेंस 987,072 प्लस 78,966 इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस 75,000 हम पे कर देंगे। सीडी बैलेंस क्या आ जाएगा? सर 9,91,037 रुपीज 38 कर लें सर। 991,038। 1,038 करेक्ट। तीसरा साल ओपनिंग बैलेंस 991,038 इसका 8% 79,238 238 इसमें से हम पे करेंगे फिर 83 283 ओके सर 79,283 83 एंड सीडी बैलेंस कितना रह जाएगा? सर 9,95,321 9,95,321 यस ओके। लास्ट ईयर 9,95,321 इसका 8% 79,626 626 26 पे करेंगे फिर 75,000 सीडी बैलेंस सर 9,99,946.6 946। यस इसको अगर हम राउंडेड अप देखें तो सिर्फ 54 रुपीज का फर्क है। और ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडीमेबल किस वैल्यू पे है? पार पे ही रिडीमेबल है। तो हम हर साल लायबिलिटी को अमोर्टाइज करेंगे। 8% इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट होगा, 7.5% कूपन है। तो ओवर द टाइम ये लायबिलिटी आके उसी वैल्यू पे पहुंचेगी जिस वैल्यू पे इसको रिडीम होना। दैट्स इट। फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज का जो ये वाला एरिया है इसको मैं यहीं पे रख रहा हूं। ऑल्दो इसमें फिर इंपेयरमेंट की एरियाज भी आते हैं और हेज अकाउंटिंग के एरियाज भी आते हैं, लेकिन मैं उसके साथ अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहा। सर इसकी एंट्रीज वगैरह भी यही होंगी ना, इतनी होगी जितने अभी आपने बताई है यहाँ पे? हाँ, इसमें सिर्फ अमाउंट चेंज होता जाएगा। जिस तरह ये है फाइनेंस कॉस्ट, तो ये फाइनेंस कॉस्ट पहले साल की 78,672 है। इसको आप हर साल चेंज करते जाएंगे। 78,966, 79,283, 79,626। क्रेडिट पे जो कैश और बैंक होगा वो 75,000 ही होगा। और ये अमाउंट जो 3672 का है ये भी हर साल डिफरेंस के हिसाब से चेंज होता जाएगा। बाकी इसके एंट्रीज में और कोई चेंज नहीं होगा।
ओके, इसके अलावा क्या गेम होता है, शायद आप लोग फेमिलियर हो, लेकिन जब भी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम उसकी ट्रीटमेंट क्या रखते हैं। याद रहे कि जो भी ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इसमें हर कंपनी को होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से एक ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है उसका। ऑथराइज्ड मतलब कि इससे ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। दूसरा, एक तो हो गया इसमें नंबर ऑफ शेयर्स, कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है। दूसरा, उन शेयर्स की होती है पार वैल्यू, जिसको हम पार वैल्यू कहते हैं, या जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, जिसको लीगल वैल्यू कहा जाता है, या नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है। पाकिस्तान में ज्यादातर कंपनीज की पार वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है, लेकिन ये इसकी पार वैल्यू है, फेस वैल्यू है। कंपनी ये शेयर कितने में इशू करती है, ये उस कंपनी की मर्जी है। अच्छा, अब मैं 3 वैल्यूज की बात करता हूं। एक हम बात करते हैं इश्यू प्राइस की। इश्यू प्राइस का मकसद कि कंपनी अपना शेयर किस वैल्यू पे इशू करती है। दूसरा, हमने अभी भी पढ़ा, एक होती है उन शेयर्स की पार वैल्यू, और तीसरा होती है उन शेयर्स की फेयर वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। पार वैल्यू सिंपली वो वैल्यू होती है जो एक्सचेंज कमीशन की तरफ से हमें सेट की जाती है। वो 10 रुपए हो सकती है, 5 रुपए हो सकती है। यूएस में नॉर्मली $1 होती है, यूके में नॉर्मली £1 होती है, लेकिन एक फेस वैल्यू होती है। इश्यू प्राइस का मकसद कि हमने इन्वेस्टर्स को वो शेयर कितने का इशू किया है। कैसा रिलेटेड है, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड है। सो पार वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू हो गई जो हमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सेट कर दी। इश्यू प्राइस वो जिस पे हमारे इन्वेस्टर्स ने इसको सब्सक्राइब किया। और तीसरा, मार्केट वैल्यू, यानी वो शेयर अभी एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में कितने पे चल रहा है। तो कंपनी, जिस तरह आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर एक कंपनी का सोल ओनर है, तो वो अपने पास दिखाता है
कैपिटल और दिखाएगा अपने पास रिटेन प्रॉफिट्स। दूसरा, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें तमाम तर पार्टनर्स के बनेंगे कैपिटल अकाउंट्स और दूसरे बनेंगे करंट अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट, तो उसके अंदर एक अकाउंट बनता है शेयर कैपिटल का, दूसरा अकाउंट बनता है शेयर प्रीमियम का, और तीसरा अकाउंट बनता है रिटेन अर्निंग्स का। तीन तरह के बिजनेसेस आपने बचपन में पढ़े थे। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल और रिटेनिंग्स दिखेगी। पार्टनर्स की हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिखेगा। और कॉर्पोरेट में हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, नाउ लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमारे एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए, लेकिन हरगिज भी जरूरी नहीं कि हमारा एक शेयर 10 रुपए में ही इशू हो। अगर हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अगर हमारी कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है, अगर हमारे इन्वेस्टर्स हमारे शेयर्स महंगे रेट पे खरीद सकते हैं, लेट्स अज्यूम हमने अपने इन्वेस्टर्स को एक शेयर 16 रुपए में दे दिया, जिसमें 10 रुपए की पार वैल्यू है और 6 रुपए एक्स्ट्रा है। इसको हम क्या नाम देते हैं? शेयर कैपिटल का मकसद इट्स पार वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। प्रीमियम का मकसद है कि आपने शेयर इशू कितने में किया माइनस उस शेयर की पार वैल्यू कितनी थी। से फॉर इंस्टेंस एक कंपनी 3 लाख 10 रुपीज ऑर्डरी शेयर्स इशू करती है एट 17 रुपीज ईच। अब हम पहले देखते हैं कि कंपनी को पैसे कितने मिले हैं। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 3 लाख और एक शेयर कितने में इशू किया? 17 रुपए में। तो कंपनी को पैसे मिले होंगे 51 लाख रुपए। हम देखते हैं कि इसमें से
शेयर्स की पार वैल्यू कितनी थी? हर एक शेयर की पार वैल्यू थी 10 रुपए। यानी कंपनी ने 30 लाख रुपए पार वैल्यू वाले शेयर्स 51 लाख रुपए में इशू किए हैं। तो कंपनी को एक्सेस अमाउंट कितना मिला है? हम कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम इज बेसिकली 10 रुपए की पार और 7 रुपए की इश्यू। दैट मीन्स कंपनी ने हर शेयर 7 रुपए महंगा इशू किया है, तो 21 लाख रुपए बनेगी उसकी प्रीमियम वैल्यू। अब कंपनी जब ये शेयर्स को रिकॉर्ड करेगी अपने पास, तो डेबिट करेंगे कैश और बैंक। कंपनी को पैसे कितने मिलेंगे? 5.1 मिलियन। क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? पार वैल्यू पे। और पार वैल्यू है 10 रुपए, यानी 30 लाख रुपए। और बाकी हम क्रेडिट करेंगे शेयर प्रीमियम में। जो भी पार से ज्यादा पैसे मिले हैं उसको हम दिखाते हैं प्रीमियम पे। अच्छा, अब होता यह है कि हमने 10 रुपए वाला शेयर 7 रुपए में 17 रुपए में इशू किया। साल सवा के बाद लेट्स अज्यूम वो शेयर हो जाता है 20 रुपए का। लेकिन अब एक चीज याद रहे कि आपने जितने में इशू किया, इन्वेस्टर आपको उतने ही पैसे देगा। अब इन्वेस्टर ने शेयर 16 रुपीस का खरीदा या 17 रुपीस का आपसे खरीदा, बाद में वो शेयर 20 रुपए का हो जाता है, तो जो ऊपर के 3 या 4 रुपए का प्रॉफिट है, गेन है, वो इन्वेस्टर कभी भी कंपनी को नहीं पे करेगा। अब वो उसका है। तो मार्केट वैल्यू हम कभी भी अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मार्केट वैल्यू कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं की जाएगी। दो चीजें आएंगी, एक आएगा शेयर कैपिटल जो कि पार वैल्यू पे रखा जाएगा, और एक होगा शेयर प्रीमियम। सर अगर डिस्काउंट पे हो तो, से मतलब प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पे हो तो? देखिए, कंपनी कभी भी पार वैल्यू से डिस्काउंट पे नहीं बेचती। पार वैल्यू देखो उसकी फ्लोर वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो सर वो डिस्काउंट का बेसिकली डिस्काउंट क्या होता का, है उसमें, राइट जी। सर मैं बस यही पूछ रहा हूँ, मैंने कहा बस सर अगर हम प्रीमियम की जो आइडिया लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं कि अगर हम पार वैल्यू से ज्यादा जाते हैं तो वो प्रीमियम बन जाता है, सर उस तरह से मतलब सर डिस्काउंट की लॉजिक क्या होगी? हाँ, डिस्काउंट स्वरूप क्या होता है? डिस्काउंट में बेसिकली हम मार्केट वैल्यू से सस्ता दे देते हैं, लेकिन फ्लोर वैल्यू से सस्ता शेयर हम इशू नहीं करते। हाँ, कभी कभार कंपनी इतने खसारे में आ जाती है, इतने नुकसानात में आ जाती हैं कि उनको अगर अपनी पार वैल्यू से कम में इशू करना पड़ जाता है, तो वो उसको अपने प्रीमियम से खाना पड़ता है, या वो प्रीमियम को नेगेटिव में लेके जाती है। लेट्स से एक स्मॉल प्रैक्टिस दिखाता हूं, उसके बाद हम उसको नेगेटिव में लेके आते हैं। लेट्स से कंपनी जे है, इसने अपने 6 लाख शेयर जो कि 5 रुपए पार वैल्यू वाले हैं,
वो 7.5 रुपए में इशू किए हैं। तो कंपनी अपने पास बैलेंस शीट में इस चीज को कैसे दिखाएगी? कंपनी को पैसे कितने मिलेंगे? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.5, 45 लाख। 45 लाख। ये कंपनी ने डेबिट किया अपने कैश में, लेकिन कैश तो कंपनी एक हाथ से रेस करके दूसरे हाथ में इन्वेस्ट कर दे। ये 45 लाख हर वक्त तो कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे ना। मिसाल कंपनी ने शेयर इशू किया और अगले ही दिन एक प्रॉपर्टी खरीद दी, पैसे तो गायब हो गए, वो तो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गए। तो कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए हुए हैं? क्रेडिट करेंगे हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल कितने से होगा? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, अपनी पार वैल्यू से। तो 5 रुपए वाली चीज आपने 7.5 रुपए में इशू की है, 2.5 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिए हैं, 2.5 रुपए को हम क्या कहेंगे? प्रीमियम। तो 15 लाख रुपए का आपका प्रीमियम है। क्लियर हो गया? तो जब भी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में आप देखेंगे, शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू पर शेयर। अच्छा, अब कभी कभी कंपनी क्या करती हैं, राइट्स इशू करती हैं। आर यू पीपल फेमिलियर विद राइट्स इशू? सर हमने पोर्टफोलियो में पढ़ा था, बट मे बी 8 या 7 वाले सेमेस्टर को नहीं पता। ओके, सो एज पर योर नॉलेज राइट्स इशू किसको कहते हैं वैसे? सर यही होता ना कॉन्सेप्ट के, अपना क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को राइट इशू करते हैं तो फिर वो उनको डिस्काउंट मिलता है, जब नेक्स्ट टाइम कोई भी अपना क्या कहते हैं शेयर लेने होते हैं तो आपको उनको कम रेट पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ राइट मतलब शेयर्स मिल सकते हैं। ओके, बेसिकली क्या होता है, कैसा, इट्स नॉट गिविंग एम्प्लॉइज, वो शेयर ऑप्शन स्कीम होती है, वो शेयर ऑप्शंस कहलाते हैं, जो हम एम्प्लॉइज को अपने शेयर्स बाय करने का राइट देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो किसको करेगी? इन्वेस्टर्स को। और इन्वेस्टर्स कौन होगी? पब्लिक। अब पब्लिक तक कंपनी कैसे एक्सेस करेगी? हर कंपनी बैंक तो नहीं है। मिसाल एक स्टील कंपनी है, या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब एक स्टील सेक्टर की कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है, तो वो पब्लिक से पैसे कैसे कलेक्ट करेगी? पब्लिक कोई नूरियाबाद ऑफिस में या आई चुंद्रीकर ऑफिस में तो नहीं पहुंचेंगी, कोई पंजाब के लोग भी होंगे, कोई केपी के लोग भी होंगे। वो कहेंगे कि भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके बाकायदा एड्स इशू करते हैं और अंडरराइटिंग करते हैं विद मुख्तलिफ बैंक्स, और बैंक्स में अपने अपने फॉर्म्स रखवाते हैं। वो इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड है हमारे शेयर्स खरीदने में, वो अपनी अपनी एमसीबी, यूबीएल, एचबीएल या किसी भी बैंक के ब्रांच पे पहुंचेंगे, वहां पे क्रॉस चेक इशू करेंगे हमारे नाम का, हमारा फॉर्म फिल करेंगे और हम उनको शेयर्स दे देंगे। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए हम ये काम करते हैं, लेकिन उसमें हमारा बहुत ज्यादा खर्चा आता है। राइट इशू में हम बेसिकली क्या करते हैं,
कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देते हैं कि वो हमारी कंपनी के फर्दर शेयर्स खरीदें, लेकिन हम इनको फायदा ये देते हैं कि हम मार्केट वैल्यू से कम अमाउंट पे इसको चार्ज करते हैं। लेट्स अज्यूम हम ऊपर वाली कंपनी की बात करते हैं, कंपनी जे की। ओके, लेट्स से ऐसा होता है कि कंपनी जे को मजीद पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो कंपनी जे बेसिकली अगर क्या करती है कि उसने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर्स खरीदने का अख्तियार दिया, अब उसको पैसे चाहिए। अगर वो फिर नए शेयर होल्डर्स को इन करती है तो फिर इंटरमीडियरीज, फिर बैंक्स और फिर लंबे चक्रों में पड़ जाएंगी। तो क्यों ना हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अख्तियार दे दें, उससे वो खुश भी हो जाएंगे, उनकी होल्डिंग भी मेंटेन हो जाएगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो हमने क्या किया, हमने उनको दिया 1 for 3, यानी हर 3 शेयर्स पे आप एक शेयर खरीद सकते हैं। कितने में खरीद सकते हैं? 9 रुपए में। जबकि मार्केट रेट चल रहा है 10.75। मैं डिस्काउंट दे रहा हूं लेकिन पार वैल्यू से कम में नहीं दे रहा। अगर एक्सरसाइज हो जाते हैं तो मैंने पहले कितने शेयर्स इशू किए हुए थे? 6 लाख शेयर्स। और अब मैं क्या कर रहा हूं, हर 3 पे एक शेयर दे रहा हूं। तो अगर सारे बंदे मुझसे शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं तो हर 3 शेयर्स रखने वाले को एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं न्यू शेयर्स कितने इशू करूंगा? 2 लाख। कितने पे इशू करूंगा? 2 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर में इशू कर रहा हूं 9 रुपए पे। मुझे मिलेंगे 18 लाख रुपए। याद रहे, इस 10.75 से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा कोई काम ना जाए इस 10.75 से। ये मैंने उनको डिस्काउंट जरूर दिया है, लेकिन अब मैं रिकॉर्ड किस तरीके से करूंगा? हम डेबिट करेंगे कैश और बैंक। कंपनी को पैसे कितने मिले हैं? 18 लाख। क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल। आप शेयर इशू कर रहे हैं 2 लाख और हर शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 5 रुपए। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 बन जाएंगे 10 लाख रुपए। और बाकी ऊपर का जितना भी अमाउंट आपको मिला है अबव पार वैल्यू, उसको हम क्रेडिट मार देंगे शेयर प्रीमियम में। आपने 5 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में किया है, यानी
₹4 एक्स्ट्रा और शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख, तो 8 प्रीमियम बनेगा। ठीक है, ये हम ट्रीट करेंगे फॉर राइट्स इशू। राइट्स इशू वैल्यू से, यानी सॉरी, पार वैल्यू से कम में इशू नहीं किए जाते, मार्केट वैल्यू से कम में इशू किए जाते हैं। तो बावजूद इसके, क्योंकि इशू वैल्यू अपनी पार वैल्यू से फिर भी ज्यादा ही होती है, तो हम बाकी अमाउंट प्रीमियम में भेज देते हैं। तो एक हमने फुल मार्केट इशू किया, एक राइट इशू किया। तीसरा इसमें आता है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है? हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर्स देते हैं लेकिन बोनस मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते, हम उनको मुफ्त में शेयर्स दे देते हैं। तो स्वरूप आपकी यहां पे पॉइंट आती है कि वैसे हम अगर बात कर रहे हैं कि हम आपको पार वैल्यू से सस्ते में दे रहे हैं, तो सस्ते की क्या मजाल है, यहां तो मैं मुफ्त में दे रहा हूं। यानी ₹5 का शेयर है, मैं आपको ₹1 भी नहीं लूंगा, मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। तो डेफिनेटली कंपनी उसको जीरो वैल्यू पे दे रही है। कंपनी की शेयर्स में इजाफा तो होगा, लेकिन कंपनी को पैसे कोई भी नहीं मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं बोनस इशू। सर ये बैंक्स लेकिन मैं इसको पाकिस्तानी आज बैंक्स यहाँ करते पे, हैं ना ये। जी, सर एक क्वेश्चन था, मतलब जैसे जनरल नॉलेज के लिए, कि सर बोनस इशू जो होते हैं आजकल हमारे यहाँ पे बैंक्स नहीं करते हैं कि मतलब हम अगर शेयर लेते हैं तो फिर हमें 1-2 सालों के बाद है ना, जो ये डिविडेंड देने के बजाय वो बोनस एडिशनल शेयर दे रहे होते हैं फ्री में। सर वो ये होता है बोनस इशू? हाँ हाँ हाँ, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर बैंक्स, ये बहुत सी कंपनीज करती हैं। बोनस बेसिकली देखो क्या है, वैसे कंपनी को डिविडेंड देना होता है, लेकिन कंपनी के पास अगर कैश फ्लो ट्रबल्स है, कंपनी के पास पैसा इतना मौजूद नहीं है, तो इन्वेस्टर्स थोड़े आपसे उत्साह रहे हैं, वो कह रहे हैं इतना टाइम हो गया आपने हमें कोई पैसे नहीं दिए। तो अगर कंपनी के पास डिविडेंड देने के पैसे नहीं होते, तो कंपनी उसको क्या करती है, उन्हीं शेयर होल्डर्स को फ्री में कुछ शेयर्स दे देती है, जिसको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। अच्छा, एक इसका मकसद ये होता है कि हम डिविडेंड्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा मकसद क्या होता है कि कंपनी हमेशा चाहती है कि मेरा शेयर फ्लोट करे, मार्केट में घूमता रहे। अगर मेरा शेयर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स के हाथ में रुक गया जो कि ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते हैं, तो मेरी स्टॉक एक्सचेंज पे वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी। क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग सौदे जरूरी हैं। प्रॉपर्टीज के जितने सौदे होंगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, गाड़ियों के जितने सौदे होंगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, शेयर्स के जितने सौदे होंगे उतनी वैल्यू रियलिस्टिक होगी। सही है ना? तो उस बेसिस पे हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट हो जाता है। खैर, लेकिन बोनस को हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। एन मुमकिन है कि अगर हम अपने ज़ेबस के सेशंस पूरे कर भी जाते हैं, तो फॉर सेक ऑफ एक्स्ट्रा लर्निंग एंड क्योंकि मैं अभी कोर्स को थोड़ा स्लो स्लो लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे है फास्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत स्लो है, हम इसको फास्ट लेके जा रहे हैं, लेकिन हाजमे से ज्यादा हो जाता है। तो हम थोड़ी एक्स्ट्रा सेशंस भी कर लेंगे, डेफिनेटली एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। हमें ज़ेबस पे नहीं करेगा इस चीज का, लेकिन हम फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग कुछ एक्स्ट्रा सेशंस कर लेंगे बाद में। तो आज मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि अब मुझे लग रहा है अब ज्यादा हो गया। चले अटेंडेंस की तरफ आते हैं। जो आपके दोस्त सो रहे हैं उनको जगा दें। अगर कोई मैसेज करेगा तो प्लीज उसको को होस्ट वाले पे करिएगा, सो दैट मेरे लिए रीडेबल हो। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी आपको बेनिफिट है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे ना यूट्यूब पे, तो बड़े मजे से देख लेना। सर वैसे ये वीडियोस आपकी मोनेटाइज होती हैं?
अगर होते हैं सर, आपको होता ना वो पैसे वगैरह मिलेंगे, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाते हैं आप। नहीं 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 नहीं, उसके लिए बेसिकली पहला रूल होता है कि आपके पास शायद 1000 सब्सक्राइबर्स हो और कोई 3000 मिनट का या कितने मिनट का वॉच टाइम हो। वो लंबी कहानी है, वो अपना काम नहीं है। वो बहुत ज्यादा लार्ज पब्लिक पे भेजेंगे तो जाके मोनेटाइज होगा। अपनी वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगी। तो मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट नहीं करता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वैसा कोई काम काम नहीं करना है आपको। सर आप FRA के डक्की भाई बन रहे होता कोई साइंस का सब्जेक्ट तो हमें देखने वाले भी बहुत होते। ओके, अलीजा जावेद। गुलाम रबानी। जवाद अहमद। प्रेजेंट सर। ओके, सैयद मुस्तफा अहमद। ओके, फहाम हुसैन। मोहम्मद हारिस नियास। एम्बेसाद। प्रेजेंट सर। ओके, फराशीनी।